और एक युवा शख्सियत हमारे साथ हैं गिरिडीह जमुआ से। और आपने झारखंड में विगत वर्षों से एक युवा सदन का आयोजन होता है, विगत वर्ष के आप युवा सदन के विजेता हैं। चंद्रदीप विथल। विथल इस शब्द का आशय आपको बता देना अच्छा रहेगा। विथ यानी साथ, तो यह मैत्री या मैत्रेय से संबंधित है इसका मतलब। तो चंद्रदीप विथल जी, आप अपना परिचय दें। सबसे पहले धन्यवाद सभी को। नमस्कार, जितने भी सभी देख रहे हैं यहाँ पर, आप सबको बता दूँ बहुत ही सुखद अनुभव रहा है सभी से आज साझा करते हुए यहाँ पर कुछ चीज़ें। भाई चंद्रदीप विथल झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे माइका अपर बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जम्मू एक विधानसभा है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन यहीं से हुई है और पिछले कुछ सालों से एंटरप्रेन्योरिज्म में हूँ और इंडिया के कई सारे क्षेत्रों में जा कर के रियल एजुकेशन को प्रमोट कर रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग टू अपना खुद का एक एजुकेशन सिस्टम भी है। एंड पिछले कुछ दिनों पहले मार्च के 11 से 14 मार्च 2021 में झारखंड युवा सदन का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 11,000 लोगों ने आवेदन किया था। उसमें 90 लोगों को चयनित किया गया था। विधानसभा की पूरी जैसे कार्यवाही होती है सभी से अवगत कराया गया था। उसमें से मेरा प्रथम स्थान आया और जब सर को पता चला, अभी हम लोग आज यहाँ पर जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आज जो चल रहा है, 2 दिनों का नेशनल कॉन्फ्रेंस है, रूरल एंड ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, तो हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एक दूसरे से अभी बातचीत करने का मौका मिला है। आप कुछ खास हैं, कुछ अलग हैं, ये तो पक्के तौर पर है, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। आपकी बात में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो हमारे इस देश के तमाम सारे महापुरुष हुए हैं, किनको आप अपने लिए इंस्पायरिंग मानते हैं, किनसे आप प्रभावित हुए, किनसे प्रेरित हैं? एक ही मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा, मैं उनकी तरह बनना भी चाहता हूँ और बचपन के 13 वर्ष की उम्र से ही मैं जितना जानता हूँ साधना में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस चीज़ को मैं पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक दुनिया बुद्ध की ओर नहीं मुड़ेगा तब तक दुनिया में जो मानव कल्याण होगा ना, वो नहीं हो सकता है। क्योंकि एक वही हैं जिन्होंने संदेश दिया है मानवता के लिए। बाकी कहीं पर भी जाएं तो सिर्फ भ्रमित होता है। मैं किसी भी धर्म या किसी भी पंथ को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं, ये बिल्कुल मनाही होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी युवाओं के लिए तो जो एक संस्कार होता है, नहीं है, संस्कार नहीं है, जिसकी वजह से चारित्रिक पतन हो गया है। चरित्रहीन जीवन लोग जी रहे हैं, बात बात पे झगड़े, बात बात पे फसाद, कभी ये नाम पे कभी वो नाम पे। ऐसे करेंगे तो हमारा देश कभी नहीं तरक्की कर सकता। और आप देख सकते हैं पिछले कुछ 20 वर्षों को अगर आप उठा के देखें तो जितना पतन भारत के युवाओं का हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और का हुआ है। ये मुझे कहते हुए दुख भी हो रहा है कि एक भारत का युवा होते हुए नाते डेवलप भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन रेशियो बहुत हाई हुआ, डिग्रोथ बहुत हाई हुआ है और ग्रोथ बहुत कम हुआ है। तो एक रियल लाइफ एजुकेशन की तरफ हमें जाना होगा। हमें अपनी संस्कृति से, हमें अपनी प्रकृति से हमें जुड़ना पड़ेगा और जो शिक्षा जो दिए गए हैं शुरुआत से, उसको लागू करना पड़ेगा अपने जीवन में, तभी जाकर के समग्र विकास संभव है इस देश का, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हम कितना भी खोखले बयान दे दें, कुछ भी नहीं होने वाला उससे। विथल जी, आप जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं वह वैश्विक विचारधारा है, तथागत की बात आप कर रहे हैं। आप विश्व मंच पर अपनी बातें प्रसारित कर रहे हैं, लोगों के लिए, लोगों से बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक जबरदस्त सवाल पूछने जा रहा हूँ। आपने अभी चरित्र का नाम लिया, तो चरित्र की परिभाषा आपके हिसाब से क्या हो सकती है, इसको आप थोड़ा डिफाइन करें। बिल्कुल, मैं एक श्लोक भी है, थोड़ा बताता हूँ। पर नारी पैनी छोरी 3 ठोर से खाए, पर नारी पैनी छोरी 3 ठोर से खाए, धन हरे यौवन हरे अंत चरित्र हर जाए। चरित्र का सीधा सा रूप से आपने देखेंगे हर एक जगह पे बताया जाता है, सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरह से रति क्रिया से विरक्त हो जाऊँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। उसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का आसक्ति नहीं होना, आसक्ति नहीं होगा। हम अभी अगर देखेंगे चरित्र की बात करें तो लोग ना चोला ओढ़ के जी रहे हैं, नकाब ओढ़ करके जी रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप भली बात ही जानते हैं कई सारे ऐसे बाबा हुए हैं, संत हुए, जिनके करोड़ों के फॉलोअर रहे भारत में, लेकिन उनका चारित्रिक पतन देखिए और वो अभी जेल में है। 4 लोग हैं ऐसे, आप भली बात ही सबका नाम जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो आप एक इतने बड़े लीडर हैं जो कि करोड़ों लोगों को इंस्पायर करें, लेकिन आपका चारित्रिक पतन हो गया, तो फिर चरित्र ही नहीं है तो लीडर का क्या कुछ होने वाला। चरित्र का मतलब ये है कि किसी भी रिश्ते को, किसी भी संस्कार को हम संजो कर रख सके, तवज्जो दे सके। कोई भी चरित्रवान व्यक्ति के सामने, चाहे कोई भी स्त्री हो, किसी भी रूप में हो, माता हो, बहन हो, कोई भी हो ना, वो अगर आपके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता, मतलब कि आप एक चरित्रवान व्यक्ति है। अगर नहीं तो फिर मैं नहीं मानता कि आप कोई चारित्रिक उत्थान आपका हुआ है। जहाँ
समुदाय में, समाज में नारी और वंचित समुदाय अपने को सुरक्षित महसूस करे, उसको लगे कि उसके लिए अवसर हैं, वह अपने विकास का, अपने मन के अनुकूल कुछ रचनात्मक सृजनात्मक कार्य बिना किसी बाधा के कर सकता है, तो ऐसे वातावरण को हम कह सकते हैं कि वह चरित्र से पूर्ण है। और ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व को भी हम चरित्र से पूर्ण मान सकते हैं जहाँ लोगों को ऐसे अवसर उपलब्ध हों। वो डरे हुए, सहमे हुए, डर के मारे शांति भी दो तरह की होती है। एक निरंतर कहते हैं कि सब समेत प्रहरी बिठलाकर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें गरण क्रांति का घोलो, हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। तो ये नहीं बल्कि वास्तविक शांति जो भीतर से बिना भय के, निर्भयता जहाँ प्राप्त होती है, निर्भयता से ही शांति मिल सकती है। भयभीत व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। ये तथागत से लेकर के तमाम हमारे देश के महान विभूतियों का आदर्श और यही संदेश रहा है। तो आप अभी हमारे युवाओं के लिए जो आपके अनुभव हैं, स्वतंत्र रूप से आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ बताएं। युवाओं को सबसे पहले समझना होगा कि युवा का मतलब क्या है। वास्तविकता में वो सिर्फ जानते ही नहीं। युवाओं का मतलब वो समझ के रखे हैं कि मेरे शरीर में ऊर्जा है, जवानी है, मौज मस्ती करूंगा, माता पिता के पैसे हैं तो इधर करूंगा उधर करूंगा, बस ये युवा का जो परिभाषा आज सिमट करके सिर्फ यही तक रह गया। इससे आगे कहीं बढ़ा नहीं। मैं देखता ही नहीं हूँ देश के जितने भी लोग थे जिन्होंने क्रांति लाया है, चाहे कितने भी लोग आप देखेंगे, भगत सिंह जी युवा है, उन्होंने भी क्रांति लाया। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने यूथ में ही संकल्प लिया था कि देश को बदलना है। एपीजे अब्दुल कलाम है और भी कई सारे हैं। मैं किन्हीं का नाम लेकर नहीं ले पा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि उनको मैं भूल जा रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस, ये सभी लोग जो है ना, वो युवाओं में ही परिवर्तन की लहर उन्होंने दौड़ाई है समाज के लिए। तो युवा आज आगे नहीं आना चाहता, वो आगे इस क्षेत्र में नहीं आना चाहता। बोलता कौन ऐसे करेगा, कौन वैसे करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो नारेबाजी में लगा है, स्टेटस डालने में लगा है, फोटोग्राफी करने में लगा है और कोई भी चीज़ें नहीं, फेम के पीछे भाग रहा है। युवा की परिभाषा को बदलना होगा। कई सारे महापुरुष कह के गए हैं कि अगर युवा जिस ओर जाएगा उस ओर ये देश चलेगी, ये दुनिया चलेगी। तो युवाओं को हमें निर्देशित करने की जरूरत है। युवा आज हमारे ना बीमार है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। आपका बच्चा अगर बीमार हो तो आप उसको कभी इंजेक्शन दिलवाया आपने? हाँ, कभी लगवाया। बच्चा रोता है जी, आपको दर्द नहीं होता, बच्चे पर तरस नहीं आता? जरूर लगता है। तो डॉक्टर को आप मारते क्यों नहीं? अगर मैं आपके बच्चे को मार दूं तो आप मुझे मार देंगे, लेकिन डॉक्टर जबरदस्ती की इंजेक्शन दे रहा है, नुकीला कील चुभा रहा है, बच्चा बिलबिला रहा, फिर भी आप क्यों नहीं मारते? उस पीड़ा से उससे उसके भविष्य की एक सुरक्षा है और एक उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा है, इसलिए हम मतलब अगर सीधे तौर पर कहें कि अगर उसका इलाज ना हो तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक उसी तरह जो हमारे देश के युवा है ना, विकृत मानसिकता से ना पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनको सांस्कृतिक ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान, बुद्धिज्म ज्ञान, जो रियल ज्ञान है, बुद्धिज्म को लोगों ने धर्म तक सिमट कर रख दिया, जो कि बिल्कुल वो ना, उनके साथ ये बेईमानी करना है। तो इन युवाओं को जो ना ज्ञान का इंजेक्शन जबरदस्ती दिलाना पड़ेगा, पकड़ पकड़ के ना नॉलेज का इंजेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञानता ही सारी दुखों का जड़ है। वास्तविक ज्ञान किसी को पता ही नहीं है। तो इस यूथ को हम नॉलेज नहीं दे रहे हैं और हम नॉलेज किसी और को दे रहे हैं। और यूथ को सिर्फ क्या कर रहा है, ब्रेन वॉश करके हम एक के पीछे एक लाइन में लगा करके कलम की जगह पे तलवार उठा रहे हैं, अपने आप को स्वाभिमान कहने का मौका दे रहे हैं। किसी के अंदर स्वाभिमान त्यागने तक की हिम्मत नहीं, तो फिर वो युवा कैसे है? अगर हमें देश के लिए कुछ करना है तो अपना अभिमान तो छोड़िए, स्वाभिमान को सबसे पहले त्यागने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। और जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने सबसे पहले स्वाभिमान को त्यागा है। अब बस बात बात पे कुछ होते हैं तो तुरंत इनकी गालियाँ, ये मैं इस धर्म से हूँ, मैं इसका समर्थक हूँ, मैं उसका समर्थक हूँ, मैं ये धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं वो धर्म से बिलोंग करता हूँ, कह तलवारें निकल जाती, फिर ये हो जाता है, फिर वो हो जाता है। क्या ऐसी युवा की कल्पना की गई थी हमारे देश में? ऐसी युवा की कल्पना कतई नहीं की गई थी। युवाओं को सोचने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं, हम देश की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम देश की इकोनॉमी में कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी वजह से देश का जीडीपी कितना ग्रोथ हो रहा है, हम कितने लोगों को एजुकेशन देने में मदद कर पा रहे हैं, कितने लोगों को हम एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। रही बात अगर वुमेन एम्पावरमेंट की, लोग चिल्लाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, क्या मार्शल आर्ट सिर्फ सिखा देने से नारियां सशक्त हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। उन्हें बराबर का भी मौका नहीं देते। अगर युवाओं, एक यूथ को अगर आप बैठा करके पूछिए 10 लोगों को, उनको पूछिएगा एक युवती के प्रति आपका नजरिया क्या है, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि उनके विचार में क्या चल रहा है, क्या चीजें मन मस्तिष्क में चल रही है। तो क्या इससे हमारे देश तरक्की हो सकेगी? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये रेशियो को हम बढ़ा सकते हैं, भारत को वापस लौटना पड़ेगा बौद्धिक संस्कृति की ओर, और जब तक नहीं लौटेगा तब तक विकास संभव नहीं है, चाहे हम कुछ भी कर लें।
कुछ भी कर ले, नहीं हो, संभव नहीं है। और हमारे देश की मुख्य जो समस्याएं हैं उनमें से आप किन्हें चिन्हित करते हैं, किन्हें आप मानते हैं तीन कि देश की चीज़, सबसे बड़ी? चाहे ये हमारे देश और समस्त मानवता के लिए तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला सही शिक्षा व्यवस्था। आप बुद्ध वंदना में एक लाइन है, कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम इतम बुद्धान शासन। कुशलस्य उपसंपदा का मतलब है सही शिक्षा, कौशल युक्त शिक्षा। अभी जो हम स्किल इंडिया कर रहे हैं ना, वो 2700 साल पहले ही वो बता के चले गए हैं, बट उनके चीज़ों को छुपा करके फिर अभी लाया जा रहा लगता है। तो राइट एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, हमें राइट एजुकेशन की जरूरत है। लाइक दैट, अगर हम बंदूक उल्टा चलाना सिखा देंगे तो क्या होगा, खुद को गोली लगेगी। तो हम गलत शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ पे सही शिक्षा देना होगा। सबसे पहला सही शिक्षा, दूसरा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा। क्षमा चाहूँगा, कई सारे डॉक्टर्स भी देखेंगे इस वीडियो को, लेकिन सही रूप में अगर कहें तो डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी को भूल गए, विश्वास नहीं हो पा रहा है। और कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले आया कि आईसीयू में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। ये कितना दुर्दांत ये घटनाक्रम है ना, ये झकझोर देती है अंदर से भारतीय मानसिकता को। किस तरह से हम परिभाषित करेंगे अपने देश को? तो गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा हर एक जगह पर वहाँ पर। और तीसरी जो सबसे बड़ी काम है, सब्सटेंशियल लाइवलीहुड, पर्याप्त रोजगार, आजीविका। अब आजीविका में आप देखेंगे जो अष्टांगिक मार्ग का बुद्धाकर, उसमें सम्यक आजीविका बताया गया है, यानी सही आजीविका। आजीविका चाहिए हमें, उचित आजीविका चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन में हम अपना जीवन देते हैं, अपना लाइफ देते हैं। तो वो प्रोफेशन अगर अच्छा रहेगा तभी हम अपने जीवन को उच्च स्तर पर लेके जा पाएंगे। और सुरक्षा को वास्तविक स्तर पर लेके आना, सुरक्षित होना, और ये तभी होगा जब हम चेतना को मजबूत करेंगे। जब तक हम चेतना के स्तर पर कार्य नहीं करेंगे तब तक हम इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला सही शिक्षा व्यवस्था, दूसरा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, तीसरा पर्याप्त आजीविका, पर्याप्त रोजगार, और चौथा समग्र सुरक्षा। ये चार चीज़ें मेरे लिए, ना केवल भारत के लिए, समस्त विश्व के लिए, यही चार मेरे नज़र में सबसे मुख्य समस्या है। इन्हीं की जरूरत है, यही बाधित है जी, यही बाधित है। और कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को रूलर के रूप में अपने आप को बनाने के लिए, एक ढोंगी बादशाहत कायम करने के लिए ना इस चीज़ को किया गया। कुछ दिन पहले जब एक आर्टिकल पढ़ी गई थी, वहाँ पर बताया गया था गरीबी को नहीं गरीब को मारा। गरीबी को नहीं गरीब को मारना पड़ेगा। सीक्रेट आर्टिकल आया था केस स्टडी होकर के। तो आप सोच सकते हैं कि मानसिकता कहाँ पे है, कहाँ पे लोगों का जा रहा है। वो जो गहरी खाई जो है ना, उस गहरी इतनी खाई बढ़ती चली जा रही है। आप कॉलेज संस्थानों में जाइए ना, क्या दे रहा है आपको? आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं, हर माता पिता लगा देता है, कुछ कर्ज भी ले लेते हैं। क्या देता है वो? 4 साल की पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद में एक डिग्री, कागज का टुकड़ा, मैं उसको सिर्फ बोलता है कागज का टुकड़ा, एक ग्रुप फोटो, ताकि घर में वो टांग दे कि बेटा इंजीनियरिंग किया, कुछ भी किया, लाइक दैट सारी चीज़ें। वो करके घर पे आ जाते, उन्हें पता भी नहीं कि मुझे करना है। 80 to 90% जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लेकर के आ रहे हैं, सबका यही हाल है। हमारे देश में आजकल कई नारे चल रहे हैं, कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, कहीं राम राज्य लाने की बात चल रही है, और कहीं ग्राम स्वराज की बात चलती है। इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से अपनी अपनी बातें चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सबको समाहित करके और एक समन्वित और श्रेष्ठ भारत की रचना करने में ये नारे सक्षम है? बड़ा अच्छा बात आपने बोला, श्रेष्ठ। आप तो एक श्रेष्ठ भारत की भी कल्पना करते हैं और नारे का सहारा लेना चाहते हैं, ये कतई संभव नहीं है। अगर हम श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना चाहेंगे तो सबसे पहले बाबा साहब के क्लाइन को याद करना पड़ेगा, हम सबसे पहले और अंत में भारतीय। हमें भारतीयता को तवज्जो देनी पड़ेगी, भारतीयता को स्थान देना पड़ेगा। हर एक नागरिक के सीने में भारतीयता की ज्वाला फूटनी चाहिए, ना कि मैं हिंदू हूँ, ना कि मैं मुस्लिम हूँ, ना कि मैं सिख हूँ, ना कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। इस रूप में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें नारे को दरकिनार करके भारत को सर्वोपरि रखना पड़ेगा, भारत को लाना पड़ेगा वास्तविकता के तौर पे। और भारत की कल्पना जो की गई है, आप देखेंगे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर कोई एक धर्म ये कहे अगर कि मैं तथाकथित रूप से इसको अपने रंग में रंग दूंगा, ये रंग दूंगा, तो ये एक कोरा भ्रम मात्र है और कुछ नहीं है ये चीज़ें। तो इससे लोगों को जागरूक भी होने की ज़रूरत पड़ेगी और इससे आगे बढ़ना होगा लोगों को। तमाम लोगों ने भारत को लेकर के अपने विचार दिए हैं कि हम इसको भारत को कैसे आगे ले जाएंगे। विवेकानंद के विचार हैं, उन्होंने कहा कि आने दो नवीन भारत को, हल्की मुठियाँ पकड़े हुए। और तमाम वंचित समुदाय के लोगों को उन्होंने उम्मीद किया था कि आने वाले समय में यही भारत के उत्तराधिकारी होंगे। और भी कई महापुरुषों ने काम किया है, बात किया है। क्या लगता है कि आने वाला जो भविष्य है भारत का, हम कैसे, किस रास्ते से चल करके सही दिशा में हमारा विकास हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले अगर बताऊँ, एग्रीकल्चर इज द मदर ऑफ एग्रीकल्चर। वापस हमें एग्रीकल्चर के लौटना पड़ेगा।
जब तक लोगों को अभी जो है ना किसानी या खेती एग्रीकल्चर को ना लोगों को एक ऐसे बना दिया, अरे कुछ तो होता नहीं है। आप अगर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे 68% पॉपुलेशन विलेजेस में बसती है, बहुत अच्छा। लेकिन वहां पर जमीनें हैं बंजर पड़ी हुई है। पेड़ों में ये सॉरी पेड़ भी उग रहे हैं तो फाइलों में उग रहे हैं अधिकतर, जमीन पे नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत सारी योजनाएं तो हमारी मृत्यु हो जाती है, पेपर में ही खत्म, वहां पे नहीं चलती। विकास करने के लिए कोई भी राष्ट्र, विकास की परिभाषा क्या है? सबसे पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा, शिक्षा पद्धति को जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहला चीज शिक्षा को सही करना होगा, चिकित्सा को सही करना होगा, रोजगार को देना पड़ेगा, सुरक्षा की भावना है। और किसी भी क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं ना, अधिकतर लोग दोहरी रवैया रखते हैं, एक स्टैंड नहीं लेते, एक पक्ष नहीं लेते, एक पक्ष नहीं लेते किसी के पक्ष में कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सरकार चाहे कहीं की भी हो, वो हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकती है अगर वो चाहेगी। मनसा सही होनी चाहिए, नीयत सही होनी चाहिए। और भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। आप विदेशों में जाकर देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाकर देखिए, भारत के लोग दूसरे राज्यों दूसरे देशों को अमीर बना रहे हैं वहाँ पे अपने टैलेंट को देकर के। अगर हम 10 साल तक एक मिशन बना लेना कि भारतीयों को वापस लाएंगे और उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म देंगे, भारत के टैलेंट को भारत में इस्तेमाल करेंगे और स्टेट वाइज भी डिवाइड कर देते हैं कि झारखंड का टैलेंट तो झारखंड में, यूपी का टैलेंट तो यूपी में, लाइक अगर हम इस तरह से करेंगे, जब तक हम स्थानीयता को तवज्जो कर देंगे तो लोग ना अपनी माटी से जुड़ाव महसूस करेंगे और वहाँ के लिए कुछ करेंगे। 2 रुपया कम भी कमाएंगे तो वो अच्छा फील करेंगे कि हम अपने लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो हम बाहर से तो किन्हीं को लाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं ला रहे गवर्नमेंट, बाकी हर एक चीज़ों को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन, अब सबसे पहली बात है कि मैं एक बुकलेट भी लिखा था जिसके ऊपर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया भी आई थी कई लोगों के, किन लोगों के हाथ में भली भांति आपको पता होगा। मेरा सीधा सा सवाल था, जो कोटा है ना, कोटा एक शहर है आप जानते हैं, वहाँ पे इनका सारा इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है लाइक दैट। 2018 का वहाँ का टोटल कोटा के इंस्टीट्यूशन का टर्नओवर था 1.5 लाख करोड़ और भारत के एजुकेशन बजट टोटल था 86 करोड़, 86,000 करोड़ सॉरी, यानी 90,000 करोड़ से कम का है हमारा भारत देश का शिक्षा बजट। और कोटा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है एक साल के अंदर। भारी भेदभाव, भारी भेदभाव। और वहां पर अगर आप देखेंगे तो किनके बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं? जो हम बोलते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती, कितने ग्रामीण के बच्चे हैं वहां पर? बहुत मुश्किल से कितने ग्रामीण के बच्चे हैं? तो भेदभाव तो हर जगह पे है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। मैं इंडिया के लगभग 200 शहर घूम चुका हूँ पिछले 2-3 साल में, लगभग मैं 2.5-3 लाख किलोमीटर की जर्नी को इंडिया के अलावा मैं बाहर भी गया हूँ। तो मैं जब देखता हूँ ना ये चीज़ें तो मुझे बड़ा एक विकृत मानसिकता लगती है कि इतनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है, उसको अगर हम सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे ना, आंतरिक तबाही से कोई नहीं बचा सकता। आप युवा सदन के विजेता रहे हैं, तो युवा सदन के अंतर्गत कोई जो आपने सवाल किया हो या कोई आपने जो जवाब दिया हो हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जब तक रोजगार नहीं होगा ना, व्यक्ति जब भूखा होता है तो कुछ भी खा लेता है, वहीं पे स्वास्थ्य खराब होता है। और जब व्यक्ति के पास रोजगार नहीं तो वो कुछ भी काम कर लेता है, वहीं पे करियर खराब होता है। हमें ना सिखाना पड़ेगा बचपन से ही। मेरा एक कुछ सवाल है हर एक सिस्टम से, चाहे वो कहीं भी हो, कि अगर कौशल के आधार पर ही काम मिलेगा तो फिर शिक्षा व्यवस्था में कौशल को बचपन से ही तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं दी जाती? हम पढ़ रहे हैं डिग्रियां लेकर के, सिर्फ डिग्रियां लेने के लिए घूम रहे हैं। मैं मास्टर पार्ट, मेरा MA कंप्लीटेड है, मैं ह्यूमन बिहेव में, ह्यूमन साइकोलॉजी में मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी नौकरी के लिए नहीं भरा, कभी फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ से मैं बदलाव नहीं ला सकता। तो युवाओं में ऐसी सोच सिर्फ मुझ तक है, तो ये सोच को सब तक बढ़ाना पड़ेगा, ये सोच को सब तक बढ़ाना पड़ेगा। अभी आपने बोला कि क्या मैंने युवा सदन में बात उठाई थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बहुत ज़्यादा होता है उसके ऊपर बात उठाई गई थी, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर उठाई गई थी, ताकि जो निचले से निचले लोग हैं ना, आर्थिक स्तर पर या किसी जो कि हाशिए पर चले गए, जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो गए किसी तरह से, उनको भी हम मुख्य धारा में लेके आ सके, उनको भी सिविलाइज कर सके, उन तक भी ना बुनियादी सुविधा पहुंच सके, शिक्षा, सड़क, सब कुछ पहुंच सके उन तक। एंड जो एक और बात मैंने उठाई थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भारत में बहुत ही गलत नजरिए से देखा जाता है और मैं सरकार को भी इस चीज़ से लेकर आया हूँ। अभी भारत में कुल डाटा है 57 लाख पर्सन जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की जरूरत है। यूएसए जैसे जगह पर 43% वहाँ पे वर्क हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जरिए। मार्केटिंग के सिस्टम को अगर सरकार इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छे तरीके से कानून लेकर के इसको स्ट्रॉन्ग दे करे तो आधे से ज़्यादा समस्या तो यहीं से खत्म हो जाएगी रोजगार को लेकर के। जब तक हम सही रोजगार नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को, ये 3 चीज़ें मैंने मांग रखी थी युवा सदन में।
एक चीज़ हमारे समझ में आती है, सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे, और जो उद्योग हैं, उद्योग जगत में लोग 10 पैसा लगा करके 10 लाख तक कमाते हैं, कोई लगता है सीमा नहीं है। तो क्या एक मूल्य नियंत्रण, औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग इस देश में बनना चाहिए? क्योंकि उससे तमाम जो किसान और मध्यम वर्गीय हैं उनको कहीं न कहीं लाभ मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ इतने अधिक पैसे वाले हो जा रहे हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है, और ये एक भेद खाई बढ़ रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो एक औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग जैसी चीजें कुछ उनको नियंत्रित करने के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल, ये केवल बनना नहीं चाहिए बल्कि इसको सख्ती से लागू भी किया जाना चाहिए, सख्ती से लागू किया। ठीक है, जब बहुमत से सरकार बनती है तो बहुमत को रक्षित कीजिए ना। बहुमत आबादी कितनी है? अगर रेशियो करें 5% लोग अमीर हैं, 10% पूरे बीपीएल में चले गए हैं, लाइक दैट, एंड 85% लोग जिसको हमें सो कॉल्ड में बोलोगे एक ऐसा अपमान होता है कि खुश करने के लिए मिडिल क्लास फैमिली बोल देते हैं, लाइक दैट, अपर फिर लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं। ये पूरे इंटायर को आप ले लीजिए, जब 5% लोग ही पूरी जगह पे काबिज हैं, सत्ता पे काबिज, और हम 95% का वोट कलेक्ट करके सत्ता में आ रहे हैं, तो क्यों नहीं बनेगा औद्योगिक मूल्य निर्धारण? ये बनना भी चाहिए, सख्ती से लागू होना चाहिए, ना केवल उद्योगपतियों के लिए, किसानों के लिए। सबसे पहले सुरक्षित कीजिए। अगर हम किसान ही जीवित नहीं रहेंगे फिर कौन कहाँ रहेगा? एक सवाल आपसे ये करेंगे कि इस देश के तमाम नौजवान और बहुत बड़ी संख्या लोगों की वो असली मुद्दों तक उसकी पकड़ पहुंच समझदारी नहीं बन पाती, वो भ्रमित होकर के ऐसे मुद्दों पर गुमराह रहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो उनको ठगने के लिए कई लोग वो जाल फेंक देते हैं, चारा फेंक देते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं बताऊंगा, तर्कश चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो सवाल है ना, आपने बोला कि जानते नहीं है, जानते नहीं है, जानने दिया ही नहीं जाता, जानने दिया ही नहीं गया है लोगों को। 1.5 GB का डाटा रोजाना मिलता है। कौन लर्निंग देखते हैं? नहीं देखते हैं। देख रहे हैं कभी इसके तो कभी उसके, कभी उसके, कभी ये वीडियोस कभी वो वीडियोस करके सारी चीज़ें, समय डाटा दिन भर दिन बर्बाद कर रहे हैं। और जो मुख्य चीज़ें हैं डाउनलोड करने की, वो चीज़ें किन्हीं को पता ही नहीं है। वो ना तो जानने का प्रयास कर रहा है, ना ही जानने दिया जा रहा है। उन्हें जानने भी नहीं दिया जा रहा है। साजिश है, सोच, साजिश तो छोटी शब्द हो गई, सोची समझी रणनीति के तहत है, सुनियोजित षड्यंत्र। हाँ, सुनियोजित षड्यंत्र, एकदम षड्यंत्र इसको बहुत, और षड्यंत्र ही कहना जरूरी होगा, क्योंकि युवा, भारतीय युवाओं में इतनी शक्ति है कि अगर वो चाहे ना तो पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं, पूरी दुनिया को भारत गुरु, विश्व गुरु बना सकता है। भारतीय युवाओं में इतनी शक्ति है, लेकिन युवाओं को भटका कर रखा गया है। नौजवान के भीतर इतना मनोबल है कि वह सागर पी सकता है, पहाड़ को हिला सकता है, गिरा सकता है, दुनिया को आंदोलित कर सकता है। एक शेर जब दहाड़ता है तो जंगल थर्राता है, एक सूरज निकलता है तो अंधेरे का नामो निशान मिट जाता है। मेरा एक सवाल आपसे, शायद आखिरी सवाल है, कि अगर आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो आप प्राथमिक क्या काम करेंगे? देखिए, जो मैं तो पिछली 4 चीज़ों को बता चुका हूँ कि प्राथमिक क्या क्या चीज़ें बताएगी। सबसे पहली चीज़ देखिए, प्रधानमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनकर के क्या काम करें। सबसे पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है ना, उसका आधारभूत संरचना क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, विद द, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। इस चीज़ को लागू करना, संविधान को 100% लागू करना। कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पर जरूरत पड़ती है, कहीं संशोधन की बातें हो, तो वहाँ पर वो चीज़ें लाना, और सब चीज़ को 100% करना। मुझे नहीं लगता कि संविधान को अगर 100% लागू कर दिया जाए तो भारत को दुनिया का सबसे अग्रणी राष्ट्र बनने से कोई रोक सकता है। तो उसको 100% लागू करना। भारत का संविधान अभी भी पेपर प्लान है, उसको अभी लागू नहीं किया गया है, क्योंकि उसके लिए एक प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, और उसको लागू किए बिना भारत का असली उत्थान नहीं हो सकता। ये थे चंद्रदीप विट्ठल जी के शब्द, जो हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त दिया, बातें बताई, जानकारियाँ दिया, और आपको इसके लिए धन्यवाद। हम अगली बार फिर आपसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे, और आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे द तर्कश के मुख्यालय पर आकर एक इंटरव्यू और देंगे, और जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, जरूर।